गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तुम पूछोगे, सर ऐसा क्यों, ऐसे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? ऐसे रिकॉर्ड करने का रीज़न है, क्या रीज़न है? मेरे फ़ोन में चला गया है पानी, फ़ोन के अंदर चला गया है पानी, फ़ोन भीग गया था और फ़ोन हो गया है ख़राब। तो किसी तरह से क्लास मैनेज किया जा रहा है। ऐसा मैंने पहले भी तुम लोग को पढ़ाया है, लाइव क्लासेस तो ऐसे ही लेता था, तो मेरे को नहीं लगता है इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा। अब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया है? एक तो बेसिक सर्किट थ्योरी पढ़ा दिया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, और क्या पढ़ा दिया? व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले वाले दिन में मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पे बात किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था दो तरह के क्वेश्चन, एक हमने देखा था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक हमने देखा था अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आज क्या करते हैं, आज अपने को कुछ नए तरह के प्रॉब्लम्स देखने, कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको लगेगा बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप अचानक से कभी ऐसा इस तरह क्वेश्चन देख लोगे तो आप, अगर मान लो मैंने क्लासरूम में नहीं कराया होता और अचानक से इस तरह क्वेश्चन अगर आप कभी देख लोगे तो आपको लगेगा कि सर क्या आफत है ये। अब देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। हमें हमें आज सीखना है लैडर प्रॉब्लम। आज हम बात करने वाले हैं लैडर प्रॉब्लम। अब लैडर प्रॉब्लम, लैडर का मतलब अभी भी वही है जो अंग्रेजी में हुआ करता था। लैडर का मतलब यहाँ पर भी सीधी है, कुछ नया बात है नहीं कि आप परेशान होना स्टार्ट कर दो सर ये लैडर क्या आ गया, लैडर प्रॉब्लम। अब लैडर प्रॉब्लम कैसा दिखता है, कैसे पता चलेगा सर क्वेश्चन लैडर प्रॉब्लम का है? तो इस तरह के सर्किट दिखेंगे कभी तुमको। इस तरह के सर्किट दिखेंगे और यहाँ पर कनेक्टेड होंगे रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से रेजिस्टेंसेस। ये रेजिस्टेंस 1, ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, कहां तक? इंफिनिटी तक कनेक्टेड है। और जितने भी रेजिस्टेंसेस है सबका वैल्यू है आर ओम का, मतलब जितने भी रेजिस्टर्स है ना कनेक्टेड जो है वो सबका वैल्यू कितना है? आर ओम का। और ए और बी पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब सर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? मैथ्स में अगर जो जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन्होंने मैथ्स में ऐसा प्रॉब्लम देखा होगा। क्या प्रॉब्लम देखा होगा उन्होंने? ऐसा प्रॉब्लम, 1/√x प्लस 1/√x प्लस 1/√x, या 1 सिंपल में 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x ऐसा होता था। और ये बोलते थे कि इस पूरे का वैल्यू ढूंढ के बताओ। अब इस पूरे का वैल्यू कैसे ढूंढते थे? तो हम क्या करते थे, हम ऐसा मान लेते थे कि पूरे का वैल्यू जो है ना, ये पूरा कहां तक कंटिन्यूड है? इंफिनिटी तक कंटिन्यूड है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता था। अब हम क्या बोलते थे कि इस पूरे का वैल्यू हम मान लेते हैं y, मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि पूरे का वैल्यू कितना होगा? y होगा। अब अगर पूरे का वैल्यू y है तो अगर मैं इतने पोर्शन को हाइड कर दूं, ये वाले पोर्शन को, अगर यहां से यहां तक पूरे का वैल्यू y है, मतलब इस पूरे पोर्शन का भी वैल्यू y अज्यूम किया जा सकता है क्या? क्यों सर? इनफिनाइट कनेक्शंस थे इस तरह के हमारे पास, 1/√x 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 के इनफिनाइट टर्म्स है। अब अगर 1/√x के इस तरह से इनफिनाइट टर्म्स है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी एक एंड को गायब भी कर दूं तब भी इस पूरे का जो वैल्यू होगा वो y अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह के कंसेप्ट को अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैथ्स में आपने सॉल्व किया इस तरह क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। मेडिकल वाले बच्चों ने शायद इस तरह क्वेश्चन नहीं कभी सॉल्व किया होगा, तो इतना कोई डरने की बात है नहीं। क्या करते हैं देखो, हम क्या करते हैं ना, ये मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। मतलब ए और बी, ये मेरे पास अगर मैं बोलूं ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ए बी ये वाले ब्रांच के बाद बार बार जो ब्रांचेस है वो रिपीट होते जा रहे हैं। क्या रिपीट होते जा रहे हैं? अब जहां से भी रिपीटेशन स्टार्ट होगा ना, आप क्या करना, वहां से सर्किट को आधे हिस्से में कट कर देना, ऐसे।
मेरे को लगा इस वाले पॉइंट से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सर्किट को अपन ने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ऐसा मान लेते हैं, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट। क्वेश्चन पूछा गया है आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ए बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट होगा उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करने को बोला गया। अब हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी इक्वल्स टू आर डैश। ये मैंने अपने मन से वैल्यू अज्यूम कर लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए से बी ये जो पूरा जो सर्किट है इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना है, आर डैश है, मैंने ऐसा मान लिया। अब अगर मैं ये एलिमेंट कट कर दूं इनफिनाइट सर्किट में से, अगर मैं ये पोर्शन अगर कट भी कर दूं, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, अगर इनफिनाइट सर्किट से अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा कट करके बाहर निकाल दूं, ये बिल्कुल वैसी बात हुई ना, एक ओशन से अगर मैं एक बूंद ऑफ ड्रॉपलेट बाहर निकाल दूं, एक पानी का बूंद अगर मैं बाहर निकाल दूं, तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब अगर इस वाले पोर्शन को कट कर देंगे यहां से, तब भी इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के अबाउट जो इक्विवेलेंट है वो आर डैश ही होगा क्या? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो इन्फिनाइट तक जा रहा है, वो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, वो क्या कर रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इन्फिनाइट कनेक्शन है उसमें से एक कनेक्शन को हटा भी दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं क्या, जो सर्किट था हमारे पास, इस सर्किट को अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कुछ। यहां पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हमारे पास, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे, और इस पूरे का इक्विवेलेंट, इस ये जो मेरे पास है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से अलावा जो भी है, इस पूरे का इक्विवेलेंट आर डैश है, हमने अज्यूम किया हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यहां से मैंने एक आर डैश का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, ये आर ओम है, ये आर ओम है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब अगर मैं ए बी सर्किट को सिंप्लीफाई करूं तो बहुत ही आसान हो गया क्या सिंप्लीफाई करना, कैसे सर? ये आर डैश और ये आर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आर डैश और ये आर अब कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इस वाले आर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है क्या? तो मैं आर ए बी, अगर मैं आर ए बी का वैल्यू लिखूं इस सर्किट को देख के, तो मैं क्या लिखूंगा, ये दोनों कनेक्टेड थे पैरेलल में, अगर ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में तो आर डैश टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर डैश प्लस आर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया। अब ये जो पैरेलल है वो इस आर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और मुझे ये भी पता है कि आर ए बी का वैल्यू आर डैश है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि आर डैश जो है वो आर डैश इंटू आर प्लस आर डैश प्लस आर के इक्वल है, ऐसा मान सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेके इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आर डैश प्लस आर, मैंने इधर लिखा, फिर ये आर डैश आर एज इट इज रहेगा, और आर में मल्टीप्लाई कर लो, आर में क्या मल्टीप्लाई कर लोगे, आर डैश प्लस आर, ये आर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा ना, आप क्या करना, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये मुझे कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म मेरे पास हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर पहला टर्म, दूसरा टर्म यहाँ पर आ जाएगा आर डैश इंटू आर, यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो ये हो जाएगा आर डैश इंटू आर प्लस आर डैश प्लस आर का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आर डैश इंटू आर और ये आर डैश इंटू आर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मेरे पास एक इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, आर डैश का होल स्क्वायर, इस वाले टर्म को अगर इक्वल्स टू के बाहर उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आर डैश माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मुझे आर डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और मेरे पास आर डैश का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जब आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना, तो देखो ए एक्स
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो ए का वैल्यू यहाँ पर है 1, बी का वैल्यू है यहाँ पर माइनस ऑफ आर, और सी का वैल्यू है यहाँ पर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। अब ए पता है, बी पता है, सी पता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। हम r डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ बी, बी में माइनस अगर अप्लाई करोगे तो ये प्लस ऑफ r हो जाएगा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू अपने को रखना है 1 और सी के प्लेस में प्लेस कर देते हैं माइनस ऑफ आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ ए से, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आर डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस में आर प्लस माइनस, यहाँ पे आर स्क्वायर और ये 4r स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करने पर रूट ओवर ऑफ 5 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो डेफिनेटली रूट ओवर 5r जो है वो r से बड़ा है और रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो या कोई भी रेजिस्टेंस हो, तो हमें सिर्फ प्लस वैल्यू कंसिडर करना है, और जब सिर्फ प्लस वैल्यू कंसिडर करोगे तो ऐसा कुछ वैल्यू आपका आंसर होगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा आंसर हमें मिल गया। r डैश का वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड आउट किया फॉर दिस लैडर सर्किट। अब देखो अगर स्टार्टिंग में कभी आपने इस तरह क्वेश्चन अगर नहीं देखा होता तो बहुत प्रॉब्लम लगेगा, आपको लगेगा सर ये क्या क्वेश्चन आ गया है, इनफिनाइट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, मतलब उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो भी इनफिनाइट होगा, और एक ऑप्शन इनफिनाइट रहता भी है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो एक ऑप्शन इनफिनाइट रहता भी है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि इनफिनाइट रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट होगा वो भी इनफिनाइट होगा, ये गलत सोचना है। आप इस तरह से सॉल्व करोगे, जहां से भी सर्किट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा आप क्या कर दोगे, वहां से सर्किट को ब्रेक कर दोगे और ऐसा मान लेना कि वहां से इक्विवेलेंट r डैश है। अब सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में शायद नहीं समझ में आया हो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के जैसा। अब एक और क्वेश्चन अगर इसी के जैसा देखें तो मान लो फिर से एक लैडर गिवन है इस तरह का, लैडर तो देखा ही होगा सर ऐसा नहीं सोचा था सर कि लैडर में भी प्रॉब्लम हो जाएगा सर, लाइफ में बहुत सारी चीजें ना सर पहली बार हुई है, लैडर में भी प्रॉब्लम है सर। ए बी, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सारे आर ओम के रेजिस्टर हैं, फिर यहां पर कनेक्टेड है, फिर यहां पर कनेक्टेड है, यहां पर सारे आर ओम के रेजिस्टर्स कनेक्टेड है और ये कनेक्शन जो है वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। फिर से क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे सर जी, तो जहां से भी रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है ना सर्किट को वहां से कट कर दो। यहां से स्टार्ट हो रहा है क्या रिपीटेशन, नहीं, अगर आप देखो दिखता तो है ही अपने को, सर्किट में रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले पॉइंट के बाद से, इस वाले पॉइंट के बाद से हमारा जो सर्किट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का इक्विवेलेंट r डैश मान लेंगे और सर्किट को नए तरह से बना देंगे। सर्किट को जब आप नए तरह से बनाओगे तो सेम जो सर्किट था वो ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, रेजिस्टर्स बना देते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टर R ओम का है, ये R ओम का है, और यहाँ पर मान लो ये R डैश ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, ये R ये भी R। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इनका कोई मतलब नहीं है, ये जो मैंने बनाया है एक्चुअल में क्या हो गया, इन सबको कट करके मैंने सर्किट यहीं पे खत्म कर दिया ना, मतलब सर्किट यहाँ पे खत्म हो गया है। ये जो वायर्स है इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ओपन ब्रांच होता है तो करंट फ्लो करता भी नहीं। इसको मैं चाहूँ तो हटा भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हटा ही देते हैं। अब मुझे AB के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ये भारी भरकम से सर्किट को मैंने आसान बना दिया। अब अगर मुझे R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, R AB,
तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये आर और ये आर डैश ये कैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश हो जाएगा। और ये आर प्लस आर डैश जो है वो इस वाले आर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है क्या, तो आर ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर ए बी का वैल्यू आ जाएगा, अगर आप आर ए बी कैलकुलेट करोगे पैरेलल में, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर्स, आर प्लस आर यहाँ पर 2r आ जाएगा प्लस आर डैश। अब हमने ये अज्यूम कर लिया है कि आर ए बी का वैल्यू आर डैश है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, आर डैश इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर आर डैश डिवाइडेड बाय 2r प्लस आर डैश। इस पूरे को अगर उधर भेज दिया जाए तो पहला टर्म आ जाएगा 2r आर डैश, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आर डैश का होल स्क्वायर, फिर से यहां पर आएगा आर स्क्वायर प्लस आर आर डैश। तो इक्वेशन क्या बना सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो आर डैश का होल स्क्वायर प्लस आर आर डैश माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास, आर डैश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, b का वैल्यू आपको r मिलेगा और c का वैल्यू आपको माइनस आर स्क्वायर मिलेगा। अब जब आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे r डैश का, तो माइनस ऑफ b माइनस ऑफ r हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर में b का स्क्वायर, यहाँ पर r का स्क्वायर लिख दो, माइनस में 4, a के प्लेस में लिख दो 1 और c के प्लेस है माइनस ऑफ आर स्क्वायर, तो ये 4r स्क्वायर बन जाएगा। इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पर r डैश आ रहा है माइनस ऑफ r, देखो फिर से नेगेटिव वैल्यू अपने को कंसिडर करना नहीं है, प्लस में रख देंगे रूट ओवर 5 r डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पर 2 आया था। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे कर दोगे तो आंसर जो होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। आप स्क्रीन पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है, मेरे भरोसे बैठे रहोगे तो कभी नोट नहीं कर पाओगे। r रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, क्या, r रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जब भी इस तरह के मेरे पास इनफिनाइट सर्किट आएंगे तो जो आंसर आ रहा है, इनफिनाइट सर्किट में जनरली जो आंसर होता है ना वो होता है सम कांस्टेंट c टाइम्स ऑफ r, मतलब ये जो r डैश होगा ना वो उसका वैल्यू आप अगर देखोगे, मतलब अगर आपको मान लो एग्जाम में तरीका नहीं याद है तब भी अगर ये याद रह गया कि अगर इनफिनाइट सर्किट है तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ r होता है, तो शायद आप एक अप्रोक्सीमेशन या गेस एग्जाम में कर सकते हो। तो ये लैडर प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एक और प्रॉब्लम करा देता हूं जो थोड़े एडवांस लेवल का है। ये दोनों ये जो प्रॉब्लम है वो मेंस और नीट के लेवल में आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम करा देता हूं वो जो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, फिर से लैडर ही बनाएंगे लेकिन थोड़ा रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज चेंज कर देंगे। जैसे अभी तक मैंने जो रेजिस्टेंसेस लिए थे उसमें जो रेजिस्टेंसेस थे ना सब आर ओम के थे, आर ओम के रेजिस्टेंसेस। अब थोड़ा चेंज करते हैं। एक बार अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा ना क्वेश्चन का तो फिर बहुत ही इजी है। आपको लगेगा सर ये क्या तूफान मचा रहे हो सर, आप कैसे क्वेश्चन दे रहे हो, लेकिन एक बार अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया ना क्वेश्चन का तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही आसान था। मान लो ये मेरे पास ये आर ओम है, ये आर ओम है, यहां से एक ट्विस्ट, ये 2r ओम, ये भी मेरे पास 2r ओम, फिर से और ट्विस्ट, डबल ट्विस्ट यहाँ पर 4r और यहाँ पर भी 4r एंड सो ऑन। मतलब अब नेक्स्ट वाला जो ये होता ब्रांच होता उसमें होता है 8r एंड सो ऑन, इस तरह से इंफिनिटी तक कंटिन्यूड होता।
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और क्या बोला गया है, फिर से पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ये पूछा गया अपने को। अब ए बी के अबाउट अगर आर इक्विवेलेंट अपने को कैलकुलेट करना है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान था सर, हमने क्या बोला था कि जहां से रिपीट हो रहा है वहां से कट कर दो, उसका इक्विवेलेंट आर डैश मान के सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो। अब यहाँ पर तो जहां से भी कट करेंगे नया सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से कट करेंगे नया तरीका सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो हम फिर से हम क्या जानते हैं कि जब भी लैडर प्रॉब्लम होता है, जब भी लैडर प्रॉब्लम होता है तो जो इक्विवेलेंट होता था वो कितना आता था, आर डैश अगर इक्विवेलेंट है इस पूरे का तो वो सी टाइम्स ऑफ आर आता था क्या? मतलब अगर ये सब आर 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 होते तो जो आर डैश होता वो सी टाइम्स ऑफ आर होता। अच्छा, अब अगर मैं बोलता, मान लो मैं बोल रहा हूं कि लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम R equivalent about AB equals to C times of R, कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ R, ऐसा ही कुछ होना चाहिए था। अच्छा, अब अगर ये C टाइम्स ऑफ R है, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड R है, यहां से यहां का इक्विवेलेंट जो है वो सब कांस्टेंट टाइम्स ऑफ R है। मान लो मैंने अपने सर्किट को, ये जो मेरा सर्किट था, सर्किट को मैंने यहां से कट किया ऐसे। अब अगर ये अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो फिर से क्या हो रहा है, 2R 2R 4R 4R, अभी भी इसका कुछ जम नहीं रहा। मान लो मैं बोलता ना कि ये जो 2R है, ये जो 2R है, अगर मैं 2R को मान लू, क्या मान लू, 2R को मान लू अगर मैं x, अगर मैं 2R को x मान लू लेट, तो मेरा सर्किट कैसा हो जाएगा, x x 2x 2x 4x 4x, मतलब वापस से यही सर्किट रिपीट हो गया क्या जो a और b से था, जैसे R R 2R 2R 4R 4R 8R 8R। अब मैंने क्या बोला, यहां से मैंने कट कर दिया और मैंने बोला कि मैं 2R को मान लेता हूं x। अब अगर मैं 2R को x मानूंगा तो मेरे पास अब ये सर्किट कैसा दिखेगा, 2R के प्लेस में x x ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ x 4x 4x एंड सो ऑन। अभी भी वैसा ही सर्किट रिपीट हो रहा है क्या? अगर ये पॉइंट मेरा C है, ये पॉइंट D है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट अबाउट C D वो अब क्या हो जाएगा, C टाइम्स ऑफ x हो जाएगा क्या? ऐसा ही तो लिखेंगे ना। अच्छा, अब ये C यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ये C यहाँ पे टर्मिनल्स है और ये C यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। अच्छा, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमें पता है, इक्विवेलेंट अबाउट RCD जो होगा वो C टाइम्स ऑफ x के प्लेस में 2 टाइम्स ऑफ R रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रखा जा सकता है। अब अगर तुम सोचोगे, मान लो तुमने यहां से कट किया होता और 4R को मान लेते y, तो y y y y सब फिर से वैसे ही रिपीट हो रहा है क्या? इसका मतलब ये पूरे सर्किट को, ये पूरे सर्किट को ऐसा सोचा जा सकता है क्या? ये थोड़ा अच्छा बनाते हैं। पूरे सर्किट को मैं क्या करता हूं, ये ब्रांच ऐसा हो गया और इस पूरे के बाद का इक्विवेलेंट कितना आ गया, इस पूरे के बाद का इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया है ऐसा, जो काम का नहीं है ना उसको हटा ही देते हैं, नहीं तो फालतू का वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। अब ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R, और इस पूरे का इक्विवेलेंट 2 टाइम्स ऑफ CR है क्या? ये जो अजम्पशन मैंने लिया उसके हिसाब से इस पूरे का जो इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2CR, लिख सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, अब फिर से ये AB सर्किट, अब ये सर्किट बहुत ही आसान बन गया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये 2CR और ये R, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है हमारे पास पैरेलल में। तो मैं R इक्विवेलेंट अगर AB के अबाउट लिखूंगा ना, मैं थोड़ा स्पेस रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा खासा जा रहा है, मेरे को अच्छा खासा स्पेस चाहिए होगा। सर्किट का काम खत्म हो गया है, सर्किट हटा दो। यहाँ पर देखते हैं R इक्विवेलेंट अबाउट AB। अब अगर मैं ये लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2CR प्लस 2CR प्लस सॉरी 2CR into R, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। सम ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2CR प्लस R, अगर मैं R कॉमन ले लूँ ना तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C,
ये दोनों मेरे पास पैरेलल में थे, वो उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, प्लस आर, ये आर ए बी हो जाएगा। और आर ए बी का वैल्यू मैंने कितना अज्यूम किया है, ये जो आर ए बी है, आर ए बी का वैल्यू सी टाइम्स ऑफ आर है क्या, तो सी टाइम्स ऑफ आर इक्वल्स टू 2c आर स्क्वायर आर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये मेरे पास एक सर्किट आ गया, मतलब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया है। इस इक्वेशन में मैं c का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपके पास c का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। अब इसको अगर आप इसके आगे देखो, ये क्वेश्चन एडवांस के लिए है, तो जो बच्चे एडवांस के लिए जाते हैं वो इस तरह के इक्वेशन को खुद से सॉल्व कर लेंगे, और जो नहीं जाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहेंगे तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन को। अब ये c इंटू आर का रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको c का एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब जैसे ही c का वैल्यू मिल गया, r तो पता ही है, c का वैल्यू इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने ढूंढ लिया, c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा क्या। तो ये मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन हो गया एडवांस के लेवल का, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, लैडर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या लैडर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्री टाइप सर्किट। तो इतना अभी रहते हैं, थोड़ा देर पॉज करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे, देखो लैडर टाइप प्रॉब्लम मैंने करा दिया। ये देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। आप बैठ के सिर्फ लेक्चर देख लो, बहुत सारे लोग तो लेक्चर भी नहीं देख रहे हैं, वो पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, आई डोंट नो। देखो एक चीज तो मैं बता दूं ना, सही से बता दूं, टिल दिसंबर तो आप भूल जाओ कि कुछ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब तुम अपना डेट एक्सटेंड करते जाओ, लेकिन एक चीज तो श्योर है कि एग्जाम्स ये लोग जरूर करा लेंगे। देखो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हम बात करेंगे सिमेट्री सर्किट पर, सिमेट्री प्रॉब्लम, सिमेट्री सर्किट। देखते हैं। मान लो मैंने बोला कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है। अच्छा बनाओ डायग्राम, अच्छा नहीं हुआ तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, एक तो बच्चे ऐसे ही नहीं पढ़ते मेरे, डायग्राम अच्छा नहीं हुआ तो बच्चे और नहीं पढ़ेंगे। एक तो आधे से ज्यादा लोग भी इसलिए परेशान हो जाएंगे, सर आपने क्या करा दिया सर वैसे लेक्चर लो ना सर, ऐसे लेक्चर लो ना सर। पता नहीं ये समझेंगे कि नहीं कि फोन खराब हो गया मेरा। इस तरह से कनेक्टेड है और सब जगह कनेक्टेड है रेजिस्टेंस आर। यहाँ पर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर 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 ए बी। फिर से क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो नई सीरीज दिख रहा है, नई पैरेलल दिख रहा है, पता नहीं क्या आफत बना दिया सर आपने, ना सीरीज दिख रहा है ना पैरेलल दिख रहा है, कुछ तो समझ में आ ही नहीं रहा है। अब जनरली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जिसके अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है वहां से करंट एंटर करा के दूसरे वाले पॉइंट से बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, अब जैसे ही करंट ए वाले पॉइंट पर आएगा, ध्यान से सोचना, जैसे ही करंट ए वाले पॉइंट पर आएगा, करंट इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या। ऐसा मान लेते हैं कि इस वाले ब्रांच में जो करंट गया है वो कुछ I1 का था, और इस वाले ब्रांच में जो करंट गया वो कुछ I2 का है, ऐसा मान लेते हैं। बिल्कुल। अब हम क्या जानते हैं कि अगर बैटरी से मैंने ए और बी पॉइंट को कनेक्ट किया है,
तो जितना करंट ए पॉइंट से एंटर करेगा बी पॉइंट से उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि बैटरी कोई करंट, बैटरी जो है वो तो एनर्जी का सोर्स है, बैटरी बस क्या कर रहा है, चार्जेस के फ्लो के मोशन को हेल्प कर रहा है। तो अगर चार्जेस कंजर्व्ड है, नंबर ऑफ चार्जेस अगर कंजर्व्ड है, तो जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो भी कंजर्व्ड है, मतलब बैटरी के थ्रू जो भी करंट मूव करता है उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जितना भी करंट बैटरी से बाहर निकला होगा उतना ही करंट बैटरी के अंदर भी जाना चाहिए। तो अगर यहाँ से I1 I2 गया है तो यहाँ पर भी I या I1 I2 आना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये जो सर्किट है ना, अगर आप इस AB वाले सर्किट को देखोगे तो AB सर्किट को मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे ऐसे आधे आधे में डिवाइड कर सकता हूं। हम सारे पॉइंट्स के अबाउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखोगे तो ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था, और मैंने क्या किया है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सर्किट को आधे आधे पे डिवाइड कर दिया है। मतलब अगर आप सर्किट को इस वाले एंड से देखोगे और सर्किट को अगर आप इस वाले एंड से देखोगे तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहे हैं क्या। अब अगर इस तरह के मिरर इमेज लगेंगे, जब भी आपको, अब याद क्या रखना है, इस तरह के सिमेट्री को बोलते हैं मिरर सिमेट्री। नाम कुछ भी हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं मिरर सिमेट्री। अब इसमें याद क्या रखेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट्स के अबाउट, जिस पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट फाइंड करना है, अगर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सर्किट सिमेट्री हो, सर्किट सिमेट्रिक हो, तो उसे मिरर सिमेट्री कहते हैं, मिरर सिमेट्री कहते हैं। अब इसको मिरर सिमेट्री क्यों बोल रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, जैसे ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था, और ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट अगर आप देखोगे तो यहाँ का सर्किट और यहाँ का सर्किट बिल्कुल सिमेट्री है। मतलब ये जो है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है वो एक मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है। अब हमेशा याद रखना कि जब भी मिरर सिमेट्री है या जब भी एक मिरर टाइप का स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूँ सर्किट में, तो जितना करंट मिरर में एंटर करेगा ना उतना ही करंट मिरर से बाहर भी निकलना चाहिए। मतलब ये I2 करंट आया होगा इस पॉइंट पर, I2 करंट आएगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो अगर मैं बोलूं इस वाले पॉइंट पे I2 करंट आया और I2 करंट I3 और I4 में डिवाइड हो गया। अब अगर मिरर में I3 I4 ऐसे एंटर कर रहा है तो मिरर के बाहर I4 और I3 भी बाहर निकलना चाहिए। ऐसा क्यों बोल सकते हैं सर, क्योंकि जैसा रेजिस्टेंस यहाँ पर है वैसा ही रेजिस्टेंस यहाँ पर है। इसका मतलब अगर मिरर में I3 और I4 एंटर कर रहा है तो मिरर से I3 और I4 बाहर भी निकलना चाहिए। अब अगर I3 और I4 बाहर निकल रहा है मतलब इस वाले पॉइंट से I2 करंट यहाँ पर मूव करता। अब अगर I2 करंट यहाँ पर है तो ये जो I1 है वो यहाँ से होके यहाँ चला गया क्या। अच्छा सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर कनेक्शन रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये जो कनेक्शन है एक्चुअल में क्या हुआ, I1 यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और ये जो I2 था I3 I4 में डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ से यहाँ चला गया। मतलब एक्चुअल में ये जो कनेक्शन दिख रहा था हमें, उस कनेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। कनेक्शन रहे ना रहे सर्किट को मैं ऐसा सिंपल सोच सकता हूँ क्या। अब जैसे ही मैंने ये देख लिया कि ये तो सर्किट ऐसा बन गया है, अब मेरा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो अब आपको सीरीज पैरेलल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज में। अब ये R ओम और ये R ओम, अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R। अब ये जो 2R है इन दोनों के साथ जो 2R है वो इस R के साथ पैरेलल में है क्या।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो ए और बी का सर्किट है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से रेजिस्टेंस था, इस पूरे का मैंने इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया। कितना हो जाएगा देखो, R और 2R, अगर मैं R और 2R का पैरेलल कनेक्शन फाइंड करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस कितना हो जाएगा, 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। R से R अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 2R/3 का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है और ये R ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब मुझे A और B के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, तो बहुत ही आसान है ना, ये R, ये 2R/3 और ये R, ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस ये सब सीरीज में कनेक्टेड है क्या, इन सब का सीरीज, फिर ये R और ये R इनके पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब मेरा जो सर्किट है ना वो क्या हो जाएगा, R 2R/3 और R का सीरीज और वो 2R के साथ पैरेलल। अब सबको सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा क्या, देखो सीरीज पैरेलल सर्किट मैंने आपको बता दिया है और आपने लोअर क्लासेस भी पढ़ा भी आपने ये सब पढ़ा है। मेरा काम आपको अभी सिर्फ सिमेट्री सिखाना है कि सर्किट्स में आप सिमेट्री कैसे देखोगे। तो मिरर सिमेट्री कैसे देखेंगे, मिरर सिमेट्री कब यूज करेंगे, जब भी मुझे ऐसे दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ऐसे दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड का जो सर्किट है वो सेम दिखना स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, उस तरह के क्वेश्चन को मिरर सिमेट्री से सॉल्व करना है। अब मिरर के अंदर याद रखना, जितना करंट मिरर के अंदर एंटर करेगा मिरर से उतना ही करंट बाहर भी जाएगा। तो I3 एंटर करके I3 बाहर चला गया, I4 एंटर करके I4 बाहर चला गया। इसका मतलब अगर I2 यहां से आके इस वाले ब्रांच में चला गया तो I1 यहां से आके यहां चला गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कनेक्शन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब मैं सर्किट को सिंपल ऐसा बना सकता हूँ। अब जैसे ये सर्किट ये बन गया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सीरीज पैरेलल का सर्किट हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको जिसमें आपको ये सिमेट्री दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है, वो आपका काम है, आप स्क्रीन पॉज करना नोट करना, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने उसको हटा दिया। ऐसे इसमें भी पढ़ाना कोई बुरा नहीं है, मतलब मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फीडबैक बताना आपको कैसा लगा। अब बहुत लोग तो लेक्चर ही नहीं देखते, वो क्या बताएंगे। आज के दिन में मैं देखूंगा, आज के दिन में जिनका भी फीडबैक आएगा ना, आज के दिन और कल तक का समय रखता हूँ। 2 दिन में जिनका भी फीडबैक आएगा मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ इतने लोग लेक्चर्स देखते हैं। बाकी लोग तो ऐसे ही है। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और रेजिस्टर्स बना देते हैं। अब आर ओम 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 आर ओम। मैंने वैसे एक फोन खरीदा है, सेकेंड हैंड फोन खरीदा है, लेकिन उसकी वीडियो क्वालिटी इतनी खराब है। आज मैं सुबह सुबह गया था लेक्चर रिकॉर्ड करने, इतनी खराब वीडियो क्वालिटी। एक तो बच्चे मेरे ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, अब इतनी खराब वीडियो क्वालिटी, बोले सर क्या आपने डाल दिया सर। आर 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 आर, ठीक है। अब ए और बी के अबाउट इस तरह का सर्किट गिवन है और अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। अब बोलेगे सर फिर से सीरीज पैरेलल तो है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है, मेरे को ये मिरर सिमेट्री दिख रहा है सर। कैसे दिख रहा है सर मिरर सिमेट्री, जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मिरर बना सकते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना था उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इस तरह से मिरर बना सकते हैं। अब तुम जैसी मिरर बना दोगे ना तो तुम्हारा सर्किट आसान होना स्टार्ट हो जाए। कैसे, मान लो ए पॉइंट पर आई अमाउंट ऑफ करंट एंटर किया होगा। अब कुछ करंट यहां पर जाएगा I1, कुछ करंट यहां पर जाएगा I2, कुछ करंट यहां पर आएगा I3। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि मिरर पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर भी चला जाएगा क्या,
तो अगर इस वाले पॉइंट पर I1 एंटर किया था तो I1 करंट बाहर भी चला गया, I2 एंटर किया तो I2 बाहर चला गया, I3 एंटर किया तो I3 बाहर चला गया। अब I1, I2, I3 इस पॉइंट पे वापस से आके मिलके I1 के बाहर निकल गए। अच्छा जी, इसका मतलब सर मैंने ये देखा कि मेरे पास जो ये जो बीच में R ओम के रेजिस्टेंस है ना, ये सर्किट में रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इनमें तो करंट गया ही नहीं। अगर इनमें कोई करंट गया नहीं, इसका मतलब क्या हो, कोई रेजिस्टेंस का मतलब भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सर्किट से इनको रिमूव कर देता हूँ। अब अगर मैं सर्किट से इनको रिमूव कर दूं, जैसे ही मैं सर्किट से इनको रिमूव कर दूंगा, देखो रिमूव करते ही सर्किट बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब ये R ओम और ये R ओम ये कैसे कनेक्टेड है? ये दोनों सर कनेक्टेड है सीरीज में। फिर ये R ओम, ये R R R R ये चारों सीरीज में कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल। तो मेरे पास क्या हो गया, ऊपर का जो ब्रांच है वो 4R ओम का हो गया, ऊपर का जो ब्रांच है वो 4R का। ये R और ये R ये ट्वाइस ऑफ R का हो गया। फिर से R R R R ये हो गया 4R। और ये तीनों जो है A और B के अबाउट वो पैरेलल में कनेक्टेड है क्या? अब अगर आप देखोगे 4R और 4R, 4R और 4R का इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा ना, 4R और ये 4R पैरेलल में कनेक्टेड, इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। और 2R और ये 2R का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R। मतलब R A B का वैल्यू बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं R। बहुत ही सिंपल सा आंसर। सर्किट देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था सर, सॉल्व करते ही कितना आसान हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो तरीका बता देता हूं। वो तरीका में क्या करेंगे, जैसे अभी हमने क्या किया था, इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या है? इसमें हमारे पास टाइम मशीन है, हम सर्किट को पीछे ले जा सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पर आ जाते हैं, ये सिमेट्री भी हटा देते हैं। ऐसा मेरे पास सर्किट है। अब इसका इक्विवेलेंट अपने को कैलकुलेट करना है। ये मिरर सिमेट्री भी है और इसको ना फोल्डिंग सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी सर ये फोल्डिंग सिमेट्री क्या है? तो फोल्डिंग सिमेट्री समझते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के टेक्निक्स है। फोल्डिंग सिमेट्री में अगर आप देखोगे ना, देखो ए पॉइंट से करंट एंटर करने वाला है और बी पॉइंट से करंट बाहर निकलने वाला है। अब ए से जब आप इधर जाओगे और ए से जब आप इधर आओगे, जैसा रेजिस्टेंस यहां पर है वैसा ही रेजिस्टेंस यहां पर है क्या? मतलब जैसा ड्रॉप यहां पर होगा वैसा ही ड्रॉप यहां पर भी होना चाहिए। सिमेट्री दिख रहा है सर? यहां से अगर तुम देखोगे ए बी, ये जो ए बी पैरेलल है इसके अबाउट सिमेट्री दिख रहा है क्या? अब फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, फोल्डिंग सिमेट्री में होगा जिसके अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, जिसके अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, उसके अबाउट सर्किट फोल्ड हो सकता है, सर्किट फोल्ड हो सकता है। ये अपने को याद रखना है। मिरर सिमेट्री में क्या था, जिसके अबाउट कैलकुलेट करते थे उसके परपेंडिकुलर में क्या होता था, एक मिरर बना देते थे। अब यहां पर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ए और बी के अबाउट कैलकुलेट करना है, मैं चाहूं तो इस पूरे सर्किट को फ्लिप करके इसके ऊपर चढ़ा सकता हूं क्या? ये सर्किट इस वाले फोल्डिंग सिमेट्री में क्या हो जाएगा, जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है, ये ए बी के अबाउट कैलकुलेट करना था, इस वाले लाइन के अबाउट, जो डॉटेड येलो से मैंने लाइन बनाया है, इस पूरे सर्किट को उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं क्या? अब जैसे ही सर्किट को उठा के ऊपर रख दोगे तो आप क्या करोगे ना, आप अगर यहाँ पर देखोगे, देखो ए से आर सेपरेशन पर, ए से आर रेजिस्टेंस पर ये पॉइंट है और ए से आर रेजिस्टेंस पे ये पॉइंट है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना कि अगर इसका पोटेंशियल एक्स है तो इसका भी पोटेंशियल एक्स होगा। सर बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? तो सिमेट्री से बता रहे हैं, ए से इधर जाने पे जैसा रेजिस्टेंस, ए से इधर आने पे वैसा ही रेजिस्टेंस। फिर अगर मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है सी, यहां से वाई पर जैसा रेजिस्टेंस, यहां से वाई पर वैसा ही रेजिस्टेंस।
यहाँ से Z पर जैसा रेजिस्टेंस, यहाँ से Z पर वैसा ही रेजिस्टेंस। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इस पूरे सर्किट को फ्लिप कर सकता हूँ क्या? अब जैसे आप सर्किट को फ्लिप कर दोगे ना, तो ये देखो X यहाँ पर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, इसके साथ में मैं जैसे ही इसको फ्लिप करके ऊपर लाऊंगा तो इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा क्या? अच्छा, ये रेजिस्टेंस जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर से इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहां पर एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहां पर एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा। मैंने क्या किया, सर्किट को फ्लिप किया, सर्किट को फ्लिप किया और सर्किट को फ्लिप करने के बाद ऐसा देख रहे हैं, तो जैसे ही फ्लिप किया मतलब ये नीचे का जो सर्किट है वो तो खत्म हो गया ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो मेरे पास एलिमेंट्स थे उनको तो मैंने फ्लिप करके ऊपर चढ़ा दिया, जो मैंने येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया है ना वो क्या हो गया, फ्लिप करने के बाद का सर्किट आया है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये आर ओम और ये आर ओम, ये लोग पैरेलल में कनेक्टेड है क्या? अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, ए पॉइंट को ऐसा रहने देते हैं, ये आर ओम और ये आर ओम अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट R/2 रख सकते हैं। फिर ये R और ये R, इनका इक्विवेलेंट वापस से R/2 हो सकता है, इनका इक्विवेलेंट वापस से R/2, जहां जहां भी फोल्ड होके पैरेलल बना था R/2 R/2। अच्छा, नीचे वाले रेजिस्टेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी R है और ये अभी भी R है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये R/2 A से करंट एंटर करेगा, B से करंट बाहर चला जाएगा। अब इसको सोचने के 1000 तरीके हैं। आप अगर देखोगे तो देखो इस पॉइंट के अबाउट इसको सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, मिरर सिमेट्री। अगर ये इस पॉइंट के अबाउट मिरर सिमेट्री है तो जो करंट यहाँ गया वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और जो करंट यहाँ गया वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसको गायब कर सकते हैं क्या? ये जो बीच का रेजिस्टेंस है उसको गायब कर सकते हैं, या आप इसको ना व्हीटस्टोन ब्रिज से भी देख सकते हो। देखो ये R/2 सीरीज में, तो ये R हो गया, R इंटू आर आर स्क्वायर, R इंटू आर आर स्क्वायर। तो जैसे ही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो ब्रिज वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसका तो कोई मतलब है नहीं, तो उसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? तो मेरे पास सर्किट ऐसा बच गया। अब देखो, अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन क्या है, ये R/2 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 ये सब मिला के कितना हो जाएगा, R 2R हो गया ना। तो ये 2R और ये 2R पैरेलल में कनेक्टेड है, तो RAB कितना हो जाएगा, RAB हो जाएगा R। देखो ये सब अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही मजे आएगा इसमें, बहुत ही मजेदार होते हैं ये सब। लेकिन अगर समझ में नहीं आए ना तो हालत खराब कर देंगे। तो एकदम ध्यान से देखना कि किस तरह से सिमेट्रिक बता रहे हैं। मैंने इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैंने आपको फोल्डिंग सिमेट्री से भी सॉल्व करके दिखाया और सेम क्वेश्चन को मैंने आपको मिरर सिमेट्री से भी करके दिखाया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा है, टुन 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 टुन, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, टुन 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 टुन। पता है आप इसमें ड्राइंग कर सकते हो, मजेदार चीज है। आप चाहो तो, किसी को अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में मैंने देखा है, ये फॉरेन कंट्रीज में जो यूज होता है वो ड्राइंग के लिए यूज होता है। अब मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं ये सब यूज कर पाऊंगा, मैं पढ़ाने में यूज कर लेता हूँ। ए भी ऐसा है और रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, आर ओम 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 आर ओम। इस तरह से एक कनेक्शन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। अब स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो।
आप पहले सोचो कि कौन सा सिमेट्री है, क्या ये मिरर सिमेट्री है, क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री है, क्या ये दोनों है, तो देख लेते हैं। आई होप तुमने क्या किया होगा, स्क्रीन को पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मिरर सिमेट्री से, क्योंकि ये क्वेश्चन मिरर सिमेट्री का भी है और ये क्वेश्चन फोल्डिंग सिमेट्री का भी है। पहला अप्रोच क्या है, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, जिसके अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर में मिरर बना देंगे, इस तरह से ऐसे मिरर बना देंगे। अब हम क्या जानते हैं कि मिरर के अंदर जितना करंट एंटर करेगा, मिरर के अंदर जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर भी निकलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। इसका मतलब ये वाला जो जंक्शन है, अगर आप नोटिस करोगे तो जो करंट यहाँ पर, मान लो ये I1 करंट था, अगर I1 करंट यहाँ पर आया तो I1 करंट यहाँ पर भी जाना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है ना, ये तभी पॉसिबल है जब यहां से, ये तभी पॉसिबल है जब ये यहां से ऐसे मुड़ा हुआ होगा और ये यहां से ऐसे मुड़ा हुआ। देखो इसमें भी क्या होता, इसमें अगर यहाँ पर I2 करंट मूव करेगा तो यहाँ पर I2 करंट आना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब ये जंक्शन यहाँ से ऐसे फ्री हो जाएगा। और ये बीच वाला, ये जो बीच वाला यहाँ पे है, ये अगर इसमें से I3 एंटर कर रहा है तो इसमें से I3 तभी बाहर जा पाएगा जब ये ऐसा कुछ होगा। क्या, अब अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही आसान बन गया। कैसे आसान बन गया सर, अब ये आर ओम, ये आर ओम, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 2R। फिर से ये आर ओम और ये आर ओम, ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट हो गया 2R। ये 2R और ये 2R कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो 2R और 2R अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन चार रेजिस्टर्स के प्लेस में ये पूरा जो कनेक्शन था यहाँ पर, इन सब का इक्विवेलेंट सिर्फ R आ गया क्या। उसी तरह अगर देखोगे तो देखो ये R और ये R 2R, ये R और ये R 2R, 2R 2R पैरेलल, मतलब इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। अब मेरा सर्किट थोड़ा आसान दिखना स्टार्ट हो गया। कैसे, मैं अगर सर्किट को दोबारा से बनाऊं, मान लो ये पॉइंट ए है, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस R था, इन चारों के प्लेस में मैंने रेजिस्टर लगा दिया R ओम का। फिर यहां पर एक रेजिस्टर है, ये बी पॉइंट हो गया, यहां पर R ओम, फिर ये R ओम, इस तरह से बी हो गया। और यहां पर भी वैसा ही सर्किट है जैसा ऊपर में था। अब ये कनेक्शन आसान बन गया क्या, ये मेरे पास कितना है, R R R, 3R, ये R R R R R। अब ये 3R और ये 3R पैरेलल है, तो ये 3R और ये 3R अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/2। और ये 2R के साथ पैरेलल है, तो आपका आंसर हो जाएगा R इक्विवेलेंट अबाउट AB जो है वो 3R/2 पैरेलल विथ 2R। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर है। ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का। कौन सा तरीका, मिरर सिमेट्री। सेम क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है तो स्क्रीन पॉज करना और स्क्रीन को पीछे ले जाना और वापस जाके वापस से देखना। मैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री। क्यों सर, क्योंकि यह फोल्ड भी किया जा सकता है। अब कैसे फोल्ड कर सकते हैं वो देखो। तो मिरर मिरर हटाते हैं यहाँ पर। अब फोल्डिंग सिमेट्री के लिए अपने को क्या करना होता है, जिसके अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, जैसे यहां पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट अबाउट AB। AB के अबाउट अगर आप सर्किट को देखोगे तो फोल्ड किया जा सकता है क्या, ऊपर नीचे चढ़ा सकते हैं। अब जैसे ही इसको ऊपर नीचे चढ़ाओगे ना, जैसे ही ऊपर नीचे चढ़ाओगे, ये नीचे का पूरा सर्किट गायब कर दो। क्यों गायब कर दिया सर, क्योंकि मैंने फोल्ड करके ऊपर रख दिया है। और फोल्ड करते ही जो R रेजिस्टेंस था वो पैरेलल के बाद R/2, ये R/2, ये R/2, 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 R R। अगर ये सोचोगे तो ये पहला क्वेश्चन है क्या, मिरर सिमेट्री से। अब मैं यहाँ पे फिर से मेरे को मिरर सिमेट्री लगाना पड़ेगा। जो करंट यहाँ पर आया, यस, जो करंट मिरर पे आया वो करंट यहाँ पे जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये R/2 और ये R/2 कैसे थे, सीरीज में, ये R/2 R/2 सीरीज में, ये R/2 R/2 R, R/2 R/2 R, R और R पैरेलल, मतलब इन सब का इक्विवेलेंट R/2 है। तो R/2 R/2 R/2, 3R/2 और ये 2R, मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस पर, 3R/2 पैरेलल विथ 2R।
इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर है। अब देखो मैंने तुमको आइडेंटिफाई करना सिखा दिया, मिरर सिमेट्री और क्या बोल रहे हैं, मिरर सिमेट्री और ये आइडेंटिफाई करना सिखा दिया आपको। अब आपको क्या करना है, ये सिमेट्री यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। अब हम क्या करेंगे, सिमेट्री वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे इन 3 डायमेंशन, ठीक है, मतलब इसका थोड़ा और एडवांसमेंट लेके जाएंगे। अब अगर तुमको बेसिक नहीं समझ में आया है तो आगे नहीं समझ में आएगा। मेडिकल वाले बच्चे तो रिजल्ट ही याद कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का रिजल्ट याद कर लेते हैं वो। देखो कैसा है क्वेश्चन, सिमेट्री प्रॉब्लम इन 3D, सिमेट्री प्रॉब्लम। देखो अभी तो शायद ना, मैं जब तक मेरा फोन बन के नहीं आता तब तक मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, और मैं छुट्टियों में घर जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता। सिमेट्री प्रॉब्लम इन 3D, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर पिरामिड गिवन है मेरे को इस तरह से, एक पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड। कैसे बनता है ये स्क्वायर पिरामिड, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, और ये जो स्क्वायर पिरामिड है इसमें जितने भी साइड्स हो सकते हैं ना, सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर। जितने भी साइड हो सकते हैं, आर 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 आर, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। फिर से पूछा गया है आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। अब फिर से ऐसा क्वेश्चन, अचानक से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बिना प्रैक्टिस के, तो बोलोगे सर ये क्या तूफान मचा दिया आपने, कैसा क्वेश्चन आ गया सर, बहुत टफ पेपर आया था। अगर एग्जाम में, जैसे अभी नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स टफ आया था, हमने बैठा एनालाइज करने, अरे ये तो कोई टफ नहीं था भाई, ऐसे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराए जाते हैं नॉर्मल क्लास में। फिर भी लोगों को टफ लगा। क्यों टफ लगता है, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन को देख तो लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है कि जो क्लासरूम में हो गया वही फिजिक्स है, उसके बाहर तो फिजिक्स है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन कैसे आसान बनेगा, तो ये क्वेश्चन को देखने के लिए आपको लगाना पड़ेगा टॉप व्यू। आप इसको देखोगे ऊपर से, देखा है पहली बार ऊपर से। अब जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना, तो सर्किट पता है आपको ऐसा दिखेगा। जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो सेम सर्किट आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं यार मेरे को आज, कोई याद कर रहा है लगता है मेरे को। जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना स्क्वायर पिरामिड को, तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, आर 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 ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन है, ऐसा सोचते तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसका टॉप व्यू देख लोगे तो अब आपको क्वेश्चन आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, अब अगर ध्यान से सोचोगे तो ए बी के अबाउट, अब यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हैं क्या, नहीं सर, कोई चांस ही नहीं है, ए बी के नीचे कुछ रजिस्टर तो है नहीं, फोल्डिंग तो लगा नहीं सकते। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मिरर सिमेट्री से। क्या करते हैं, लगा देते हैं मिरर यहाँ पर। अब आप जैसे ही मिरर लगाओगे तो ये तुमने मिरर बना दिया। अब हम क्या बोलेंगे कि ए वाले पॉइंट से करंट एंटर करेगा, बी वाले पॉइंट से बाहर जाएगा। अब ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट पे करंट क्या हो सकता है, यहां पर आ सकता है I1, मान लो यहां पर चला गया I2, यहां पर चला गया I3। अब ये जो I3 करंट यहां पर आया होगा वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता क्या, कुछ पार्ट इधर चला जाता I4 के नाम से और कुछ पार्ट इधर चला जाता I5 के नाम से। अब I5 अगर मिरर के अंदर I5 करंट घुस रहा है तो मिरर से I5 करंट बाहर भी निकलना चाहिए और ये I4 बाहर भी निकलना चाहिए। उसी तरह ये जो I2 करंट यहाँ पर आया, वो I2 करंट क्या होगा, I2 करंट यहाँ पर वापस से I2 बन के बाहर भी आएगा क्या, और ये I1 जो है वो I1 इधर आ जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ पर कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब एक्चुअल सर्किट जो है वो ऐसा बना दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब जैसा ही ये बन गया क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया क्या। अब जो क्वेश्चन है, ये जो भारी भरकम सा क्वेश्चन जो दिख रहा था, ऐसा देख सोचेंगे नहीं कि ऐसा है। अब क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से देखो, ये आर ओम और ये आर ओम कनेक्टेड इन सीरीज, आर आर अगर सीरीज में कनेक्टेड है 2R, ये 2R इस R के साथ पैरेलल, तो 2R जब इस R के साथ पैरेलल है तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R/2 हो जाएगा क्या, अभी हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया 3R/2 का। फिर ये R ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, देखो ये R और ये R, ये दोनों फिर से कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों फिर से कनेक्टेड है सीरीज में, तो 2R इसके साथ R पैरेलल, तो वापस से ये मेरे पास 3R/2 यहाँ पर हो गया और ये हो गया R। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। अब जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है उसके एंड से देखो, तो ये R, ये 3R/2 और ये R, ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, ये तीनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल हो जाएंगे क्या, जो भी आएगा सॉल्व करने पर वो तुम्हारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आज मैंने सिमेट्री प्रॉब्लम्स में कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, एक क्यूब वाले प्रॉब्लम्स और बच गए, क्यूब में 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसके बाद वाले लेक्चर में क्यूब पे क्वेश्चन कराएंगे और बैटरी के बारे में बताएंगे। बैटरी जैसे सीरीज पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस का देखा ना, वैसे ही सीरीज पैरेलल कनेक्शन बैटरी का भी होता है। क्वेश्चंस आता है मेडिकल वाले एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आता है, आईआईटी में इतना नहीं पूछते। आईआईटी में जो बेस्ट तरीका मैंने जो नोडल एनालिसिस वाला आपको बताया है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो याद रखना, वो बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं। मेरे को नहीं पता कैसा लेक्चर हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन शायद कुछ टाइम के लेक्चर ऐसा ही चलेगा, और एक बार मैं घर जाऊंगा तो शायद मैं 15 दिन के लिए घर जाऊंगा, तो उस समय भी लेक्चर ऐसा ही चलेगा। तो अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, ये मत बोलना कि सर अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छा नहीं लग रहा है मतलब मैं क्या करूं, अब मैं इसमें घुस के नाचना तो स्टार्ट नहीं कर सकता ना, अच्छा नहीं लग रहा तो। चलो एंड कर रहा हूं अभी, स्टॉप रिकॉर्डिंग।